अब डार्विन ने जो 2 मंथ गुजारे थे गैलापागोस आइलैंड, उस 2 मंथ में उन्होंने ऐसा क्या कर लिया डार्विन ने, राइट? वो कहते हैं ना क्या उखाड़ लिया। तो डार्विन ने 2 मंथ में क्या उखाड़ लिया था, चेक कर लेते हैं। बहुत कुछ उखाड़ लिया था जो कि आज तक उनकी थ्योरी चल रही है। डार्विन ने वहाँ पे फिंचेस डिस्कवर किया। फिंचेस कहते हैं एक छोटे बर्ड को, छोटे बर्ड जो होता है ना उसको हम फिंच फिंच कहते हैं। डार्विन ने वहाँ फिंचेस को डिस्कवर नहीं किया, वहाँ पे ऑब्जर्व किया। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने फिंचेस को देखा, ऑब्जर्व किया। ये डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कहती हैं, कुछ कहती हैं 13, एक कुछ कहती हैं 14। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अगर ऐसा होना कि मतलब कि आपकी बुक और फेडरल, क्योंकि फेडरल तो आपने पढ़नी पढ़ने, चाहे आप कौन से भी प्रोविंस की हो बायो में, तो फेडरल की बुक को आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फेडरल में 14 लिखी हुई है तो हम 14 को देखेंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है बर्ड्स को देख रहे हो। कुछ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 13 फिंचेस है, कुछ क्लासिफिकेशन के मुताबिक 14 है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप फेडरल को फॉलो करो और 14 फिंचेस देखो। तो 14 फिंचेस जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि भाई 14 फिंचेस है। अब उन्होंने देखा कि भाई ये साउथ अमेरिका, आगे हम जब रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे ग्राफ भी आ जाएगा। इवन पंजाब टेक्स्ट बुक में तो ग्राफ भी दिया गया है, फेडरल में भी आई थिंक ग्राफ मौजूद है। आप देखोगे कि साउथ अमेरिका और यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड और ऑलमोस्ट करीब करीब ही है। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी डिफरेंट बीक्स हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट बीक है, इनकी डिफरेंट चोंचें हैं। तो बाद में उनको ने बाहर में स्टडी किया, उन्होंने देखा कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि इनकी हर कोई छोटा छोटा बर्ड है, ठीक है, लेकिन हर किसी की डिफरेंट चोंच है। उन्होंने बाद में इसको ये देखा, उन्होंने देखा कि भाई गैलापागोस आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है फॉर एग्जांपल ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड के इस पार्ट में जो फिंच है, जो रह रही है, ठीक है, उस यहाँ पर जो फूड जो उसको जो मिल रही है, जिसकी वो सर्वाइव कर रही है, वो थोड़ी सी हार्ड शेल की है। ठीक है, और दूसरे नुक्कर पे एक फिंच रह रही है, वहाँ पे जो उसको फूड मिल रही है, फॉर एग्जांपल वो फ्रूट खा रही है तो उसको सॉफ्ट फूड मिल रही है। तो मतलब कि डिपेंड कर रहा है कि फिंच कहाँ पर रहती है, कहाँ पर वो है, उसका हैबिटेट क्या है, क्या उसका इन्वायरमेंट है, कौन सी उसको फूड मिली है। तो उस फूड के अकॉर्डिंग जो सी बीक उस एनवायरनमेंट के फूड के अकॉर्डिंग उस बर्ड के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा उसको हेल्प कर रही है उसको फूड को तोड़ने में। और उस फूड से अपनी जाहिर सी बात है, फूड तोड़ेगी, उसको लेगी, उसको इंजेक्ट करेगी, तभी जाके उसको एनर्जी मिलेगी ना उस बर्ड को, राइट? बर्ड को एनर्जी मिलेगी, राइट? तो वो उसकी बीक उस हिसाब से अडॉप्टेबल है, उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस ले आई है और उस हिसाब से डेवलप हो गई, राइट? तो डार्विन ने ये देखा कि मतलब कि बर्ड सारे के सारे ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन बीक क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि इन्वायरमेंट ने डिफरेंट कर दिया खुद। क्यों डिफरेंट कर दिया? क्योंकि फूड जाहिर सी बात है हर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एरिया में डिफरेंट फूड थी, तो फूड के अकॉर्डिंग ड्रीक जो है वो क्या होगी, वेरिएबल शेप की होगी, वेरिएबल होगी, डिफरेंट होंगे। फिर डार्विन ने एक जाइंट टर्टॉइज के बारे में भी डिस्कस किया। देखो गैलापागोस आइलैंड जो है ना, उसका नाम ही लिटरली स्पेनिश में आप उसको टर्टॉइज ही कहते हो। गैलापागोस आइलैंड में बहुत जाइंट टर्टॉइज पाए जाते हैं, जिनका बलूचिस्तान बुक में कहता है कि 4 फीट और उसका वेट 475 पाउंड्स और इनकी एवरेज लाइफ टाइम 100 ईयर्स। तो उन्होंने वहाँ पे जाइंट टर्टॉइज को भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने वहाँ नोटिस किया, जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक कहती है कि भाई कुछ टर्टॉइज का जो है ना शेल, जो ऊपर वाला शेल है, जो उसका खोल है, वो आइलैंड टू आइलैंड डिफरेंट है। किसी आइलैंड पे ये शेल जो है, ये इनका टर्टॉइल का भी सैडल शेप का है, किसी का ये डूम शेप का। सैडल और डूम शेप, ये इसकी पिक्चर बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में मेंशन है। जब हम बुक रीड करेंगे तो वहाँ से आप उसको देख लेना कि मतलब कि टर्टॉइज का जो शेल है उसकी शेप भी डिफरेंट है डिफरेंट आइलैंड पे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा उन्होंने फिर ये सवाल उनके जहन में आ रहे हैं ना, कि उन्होंने फिंचेस को देख रहे हैं, उनको फिंचेस देख रहे हैं कि उनकी डिफरेंट बीक हैं, फिर वो ये देख रहे हैं कि डिफरेंट टर्टॉइज डिफरेंट आइलैंड में डिफरेंट टर्टॉइज के जो शेल है वो भी डिफरेंट है। बाय द वे टर्टल और टर्टॉइज डिफरेंट है, ठीक है? जो आप जो है स्टडी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। टर्टॉइज और टर्टल डिफरेंट है। अच्छा, फॉसिल्स ऑफ अमेरिकन साउथ अमेरिका, ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने जब साउथ अमेरिका में थे, वो जब साउथ अमेरिका के जो फॉसिल्स जब उन्होंने ऑब्जर्व किए, देखे, तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे वाले जो फॉसिल्स हैं
वो डिफरेंट साइज़ के हैं और वहाँ वाले फोर्सेस की शेप डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द फोर्सेस दैट एज़ कम्पेयर टू द डिसेंडेंट ऑफ दैट एंसेस्टर्स। जाहिर सी बात है, बेसिकली उन्होंने ये कहा हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि भाई साउथ अमेरिका में हो सकता है फूड कम हो गई हो, एक टाइम आया हो जब फूड कम हो गई है, या कोई प्रीडेटर इंक्रीज हो गया है, कोई 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 कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, कोई या वोल्केनिक इवेंट आ गया, जिसकी वजह से गैलापागोस के फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है, उसने वहाँ पे हिजरत कर ली हो, माइग्रेशन कर ली हो फ्रॉम साउथ अमेरिका टू गैलापागोस आइलैंड जहाँ पे फूड है, ठीक है, लेकिन एंसेस्टर्स कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे साउथ अमेरिका। यहाँ पे डिसेंडेंट कहाँ पे आ गए, गैलापागोस आइलैंड पे आ गए, उन्होंने हिजरत कर ली। तो डिसेंडेंट जहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से क्या कर लिया, चेंज कर लिया, मोल्ड कर लिया, वेरिएबल बना लिया अपने आप को, अडॉप्टेशन लिया है अपने अंदर और वो अपने एंसेस्टर से, अपने बाप दादा से मुख्तलिफ हो गए, ठीक है, वो या फिर तो सिंपल वर्ड में क्या हो गए, नाफरमान हो गए, ठीक है, या फिर तो इसका वर्ड क्या होता है, बिगड़ गए, बिगड़ गए, बच्चा बिगड़ गया, बच्चा उनका क्या हो गया, बिगड़ गया। तो डार्विन ने जब देखा कि भाई फॉसिल्स ये डिफरेंट है, तो डार्विन के जहन में दोबारा से क्वेश्चन क्वेश्चन आई जाने डार्विन के जहन में कि भाई फादर और अगर मतलब कि एक बर्ड है, एक क्लास का बर्ड है, उस वो अपना उसी क्लास का बर्ड का फॉसिल जब मैं देख रहा हूँ साउथ अमेरिका में, तो वो डिफरेंट है, और यहाँ पे वही बर्ड की उसकी अडॉप्टेशन डिफरेंट है, तो ऐसा क्यों है। फिर जब उन्होंने वहाँ पे प्लांट्स को स्टडी किया, फौना और फ्लोरा को वहाँ पे, फ्लोरा और फौना को वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया, प्लांट्स को स्टडी किया, उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि भाई ये यूरोप से, यहाँ पे बहुत सारे यूरोप से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये इंग्लैंड से थे ना, ब्रिटिश थे, इंग्लैंड से थे, तो उन्होंने देखा कि भाई यूरोप से ये डिफरेंट है, लेकिन रिजेंबल करते हैं साउथ अमेरिका के एनिमल से, साउथ अमेरिका के प्लांट से। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा क्यों है, डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, कि ऐसा क्या है कि ये चेंजेस आ रही हैं और जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट है। फिर ये सारे के सारे क्वेश्चंस को जब उन्होंने देखा और ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने आहिस्ता 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 उनको जहन में सवालात के आंसर आना शुरू हो गए। जैसे वो कहते हैं ना कि देखने सोचने वालों को हम दुनिया नहीं देते हैं, इस तरह का यह शेर मेरे जहन से ही निकल गया। अभी मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि खैर जो भी अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर सोचोगे, सर्च करोगे, ब्रेन दिमाग दिया है, अकल दोगे तो हम जवाब भी देंगे। तो इनके उन्होंने डेवलपमेंट, अब इनकी डेवलपमेंट हो रही है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये पहले भी डेवलप हो रही थी, जब उन्होंने स्टार्ट की थी जर्नी तब से लेकर पहले। बस मसला ये होता है, वही कहते हैं ना अल्लाह ताला कि तुम्हें क्या लगता है अभी तुम्हें जो हुकूमत देंगे, नहीं, अभी तुम्हें बनाना है मैंने, अभी तुम्हें मुश्किलात से गुजारूंगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, तुम्हें अभी हुकूमत किस तरह से करते हैं, पॉलिटिक्स किस तरह से करते हैं, ये सिखाऊंगा मैं, राइट। तो आप वो अल्लाह ताला लाइक अनइंटेंशनली आप सीख रहे होते हो चीज़ें। इसलिए डार्विन ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, डार्विन वहीं से ही डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिजिकल फॉर्म में कब आई, इन 1842 जब डार्विन ने एक ब्रीफ स्केच लिखा था 35 पेज का, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ अपनी एवोल्यूशन जो बताई थी, उन्होंने 2 सालों के बाद उन्होंने उसी को एक्सपैंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया और एक डिटेल्ड ऐसे बनाया 230 पेज का। तब उन्होंने क्यों नहीं डिस्कवर किया, वही है ना, सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने 2 साल पहले जब उनका 35 पेज का आर्टिकल था, तब उन्होंने क्यों नहीं डिस्कवर किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मज़ीद वो स्टडी करें, मज़ीद एविडेंस कलेक्ट करें। फिर 2 साल उन्होंने और रिसर्च की। फिर उन्होंने जब उन्होंने ये पेपर लिखा, अब वो वापस आ गए, ठीक है, उन्होंने HMS बीगल से वो वापस आ गए। अब वो वाला टाइम है, ठीक है। अब वो वही सारे क्वेश्चंस को पॉइंट कर रहे हैं, सब हर पॉइंट को जोड़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल का क्या जवाब होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा, ठीक है। अब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी बातें शेयर की कि ये क्वेश्चन है जो मुझे इंट्रिग कर रहा है, ये क्वेश्चन मुझे तंग कर रहा है। जैसे कि स्पेशली जोसेफ डॉल्टन हुकर, ठीक है, ये वो वाला हुकर नहीं है, ठीक है, हुकर उनका नाम है, रिस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर डार्विन ने उसको ये वाला ऐसे भी पब्लिश ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो मज़ीद एवोल्यूशन, मज़ीद एविडेंस और मज़ीद ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे। फिर 15 सालों के बाद, ठीक है, 15 साल तक उन्होंने फिर मज़ीद क्या किया, अपनी इस रिसर्च ऑब्जर्वेशन जो उनकी पहले से ही बड़ी एक्सटेंसिव थी, उसको मज़ीद सही किया, मज़ीद उसके अंदर करेक्शन की, मज़ीद चीज़ें उसके अंदर ऐड की।
और इसी टाइम में मज़ीद और साइंटिस्ट आ गए, वहीं लेवल और ह्यूटन जिन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म जो भी है, ठीक है। जब उन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी तब डार्विन गए थे ना अपनी जर्नी में, तो डार्विन इनकी बुक लेकर गए थे, जो चार्ल्स लेवल की बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये अपने साथ लेकर गए थे डार्विन। और डार्विन इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, क्योंकि इस बुक में यही सारी की सारी थी आर्गूमेंट्स कि जियोलॉजिकल जो चेंज है, ठीक है, जो आपके पास ऐसा ऐसा हो रहा है, जो जो पहले होता था आज भी वही चीज़ें हो रही हैं, और उन्हीं चीज़ों से अर्थ जो है आपके पास अर्थ जो है बनी है, जो कि जेम्स न्यूटन ने दी थी जिस थ्योरी को आपने यही यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ठीक है। तो लेवल ने एक्सप्लेन किया था किस तरह से जोग्राफिकल प्रोसेसेस ने आज की दुनिया को शेप किया है। उसके बाद एक तो इससे बड़े इंस्पायर थे, दूसरे इन जो कंट्रीब्यूशन थी, जो कि आपके पास एक इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, थॉमस माल्थस। जब इंग्लैंड से रिटर्न आ गए थे ना 1936 में, 1936 में जब वो रिटर्न आ गए थे, वापस आ गए थे, ठीक है, तब उन्होंने एक अवार्ड रिटर्न एक आर्टिकल रेड किया था पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट माल्थास का, थॉमस माल्थास है, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से था। उन्होंने ये कहा था माल्थास ने कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियल, और जो फूड सप्लाई या जो फूड रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो रहे हैं अरिथमेटिक। अब उनको ये वाली बात जो है समझ नहीं आई थी, लाइक इसका क्या मतलब है, सॉरी उनको बात समझ आ गई थी, लेकिन मतलब कि आपको समझ नहीं मुश्किल समझ में, लाइक स्टूडेंट को मुश्किल होती है कि भाई इसका क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है, अरिथमेटिक का क्या मतलब है। एक्सपोनेंशियल रेट फिजिक्स में भी आप डिस्कस कर चुके हो, कहाँ पे डिस्कस कर चुके हो, चार्जिंग और कैपेसिटर में, और हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ में डिस्कस कर चुके हो। देखो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल आपके पास चीज़ें, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियली कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, मिसाल के तौर पे इसका मतलब है 2 से हो रही है 4, डबल हो रही है, 4 से हो रही है 8, 8 से हो रही है 16। एक होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक इंक्रीज होना, ये मतलब कि सिंपल सिंपल सम है, 1 से 2 पे जा रही है, 2 से फिर जा रही है, ये मिसाल के तौर पे 3, 3 से जा रही है 4, 4 से 5। तो देखो 1 2 3 4, मिसाल के तौर पे 4 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो 16 टाइम बढ़ गई है, यहाँ पे 1 2 3 4, और फूड रिसोर्सेज 4 साल के बाद 4 टाइम बढ़े, पॉपुलेशन क्या हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और फूड जो है बहुत कम हो गई है। मैंने एग्जांपल दी है, तो उन्होंने ये कहा था कि पॉपुलेशन बहुत ज़ोरों शोर से जो है इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है अर्थ पे, लेकिन फूड रिसोर्सेज उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों को खाने की मसले हो रहे हैं, फूड की कमी हो रही है, कंपटीशन, ठीक है। और कंपटीशन होगा तो कौन सरवाइव करेगा, फिटेस्ट सर्वाइव करेगा, नेचर का यही रोल है ना। अगर एक शेर हो और एक हिरन हो, शेर ने खाना खाना है, शेर हिरन को मार देगा, शेर क्यों है, ज़्यादा फिट है, ज़्यादा फिटेस्ट है। हाँ अगर हिरन ज़्यादा तेज़ भाग सकता हो, ठीक है, हिरन ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हो, राइट, हिरन ज़्यादा होशियार हो, ज़्यादा चालाक हो, तो हिरन बच जाएगा, शेर मर जाएगा, लेकिन फिटेस्ट जो होगा वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे बाकी कैपेसिटर में भी आपने डिस्कस किया था ना, ये फॉर एग्जांपल चार्जिंग और कैपेसिटर में आपने ये ग्राफ वहाँ पे पढ़ा था, हाफ लाइफ में भी आपने पढ़ा था, हाफ लाइफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, ठीक है। चार्जिंग और कैपेसिटर में भी 0.63% से फिर मेरे ख्याल से 80 समथिंग में, फिर 90 में आप चार्जिंग हो जाती है, राइट, केमिस्ट्री में। तो ये भी आपने डिस्कस किया था। तो जब ये उन्होंने आर्टिकल पढ़ा तो वही कंपटीशन वाला जहन आया, वही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हो सकता है इसी वजह से साउथ अमेरिका आइलैंड में भी फूड कमी हो गई हो, पॉपुलेशन बढ़ गई हो, वो वहाँ से माइग्रेट करके गैलापागोस आइलैंड चले गए हों, और वहाँ पर जो है क्योंकि फूड डिफरेंट है तो उनके अंदर क्या हो गई हो, कंपटीशन आया हो, कंपटीशन, जो फिटेस्ट था वो सर्वाइव कर गया हो। फिटेस्ट कौन था, जिसकी बीक क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी, डिफरेंट हो गई होगी, किससे डिफरेंट हो गई होगी, अपने एंसेस्टर से, वो वाले एंसेस्टर जो साउथ अमेरिका से रहते थे। तो ये वेरिएशन आई हो, किस वजह से आई हो, एवोल्यूशन की वजह से आई हो। तो ये उन्होंने जो है कहा था। फिर तीसरा जो मेन था ना, एक होता है कि भाई आपको पता होता है कि भाई आप दुरुस्त हो, लेकिन आपको एक झटका देना होता है, आपको एक थपकी देनी होती है, आपको एक हौसला चाहिए होता है। तो तीसरे अल्फ्रेड रुसेल वेलेस, ये वो साइंटिस्ट थे, जब काम आया
तब डार्विन की थ्योरी तो अभी से स्ट्रांग थी, डार्विन की रिसर्च और ऑब्जर्वेशन तो अभी से अभी आप देख चुके हो ना, 230 पेज के तो वो आर्टिकल, 230 पेजेस का आर्टिकल तो वो लिख चुके थे, ठीक है। तो मजीद भी ऑब्जर्वेशन वो कर रहे थे 15 सालों से। तो अब लेकिन वो पब्लिश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे यार मेरे ना वो मजीद थ्योरी ले आऊँ, मजीद एविडेंसेस ले आऊँ, मजीद ऑब्जर्वेशन ले आऊँ। अब जब उनको पता लगा था 1858 में, जब उनको एक लेटर रिसीव हुआ अल्फ्रेड रुसेल वेलेस से, जो कि एक नेशनलिस्ट थे, जो कि मैले आर्चीपेलिगो में जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो नेशनलिस्ट जब उनको ये आर्टिकल मिला, उस आर्टिकल में ये था कि भाई उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी उन वेलेस ने वो अपनी शेयर की थी। उन्होंने वो आर्टिकल का टाइटल था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वैराइटीज़ टू डिपार्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप। मतलब कि ओरिजिनल टाइप मतलब कि एंसेस्टर से किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म की जो टेंडेंसी है कि वो किस तरीके से अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो जाएं, डिपार्ट हो जाएं, मुख्तलिफ हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, चेंज हो जाएं, वेरिएबल हो, वेरिएशन ले आएं, ये उनकी जो टेंडेंसी है इसके ऊपर उन्होंने ये जो उनकी एट्रीब्यूट है इसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा था, मैंने एवोल्यूशन के बारे में। जब वेलेस ने जो है ये इंडिपेंडेंटली खुद अपनी मेहनत से, क्योंकि वेलेस और डार्विन, वेलेस ये तो हम सारे डार्विन की बात कर रहे हैं ना, वेलेस भी भाई साहब यही कर रहे थे साथ साथ, वो भी जर्नी में निकले हुए थे दुनिया की, वो भी दुनिया को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, तो उन्होंने भी वही काम कर रहे थे। लेकिन वेलेस को क्योंकि हम क्यों नहीं पढ़ पाते, क्यों नहीं स्टडी करते, वो अब आगे आ जाता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि भाई वेलेस ने इंडिपेंडेंटली एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन भी यही कह रहे थे कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि नेचर सेलेक्ट करती है, किसको सिलेक्ट करती है, फिटेस्ट को सिलेक्ट करती है, फिटेस्ट जो है सर्वाइव रहता है। तो वेलेस ने रिक्वेस्ट की थी डार्विन को, डार्विन उनका लेटर आया था कि भाई इस ऐसे को रीड करो, इसके अंदर देखो आपका क्या राय है, और इसको फॉरवर्ड करो चार्ल्स लेवल को, जिन्होंने थ्योरी लिखी थी, थ्योरी ऑफ बुक लिखी थी अर्थ की जियोलॉजी के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, जब ये डार्विन को, अब ये यहाँ पे ना थोड़ा सा होता भी है, जाहिर सी बात है हर इंसान है, डार्विन को हो सकता है हुआ हो कि यार मैं 15 सालों से, इतनी पूरी उम्र मैंने गुजार दी है इस एवोल्यूशन वाली थ्योरी पे, ठीक है, मैं पहली अपनी पूरी थ्योरी पब्लिश करूँ या वेलेस पब्लिश करें, ठीक है। हो सकता है फिर उन्होंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया हो कि यार इनसे बात करो, तुम्हारे दोस्त हैं, इनको कहोगे हम दोनों मिलकर एक को ऑथर्ड एक जो है बुक रिलीज़ करते हैं एवोल्यूशन के बारे में, ताकि मेरा भी कोई नाम आ जाए, मेरी भी कोई मेहनत आ जाए, शायद इस तरह की बात हुई हो, या फिर तो डार्विन ने खुद बात की हो। तो एडवाइस ऑफ लेवल एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर वो जिससे डार्विन एडवाइस लिया करते थे, ठीक है, वो उन्होंने डिसाइड किया कि भी दोनों डार्विन और वेलेस का आइडिया को ज्वाइन किया जाए और एक बुक रिलीज़ की जाए, और इसके ऊपर एक पेपर पब्लिश हुआ था ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज़ टू फॉर्म वैराइटीज़, मतलब कि स्पीशीज़ का डिफरेंट वैराइटीज़ में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं स्पेशिएशन, एक स्पीशी का मुख्तलिफ स्पीशीज़ में कन्वर्ट होना। और दूसरा ऑन द परपुएशन ऑफ वैराइटीज़ एंड स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नेचुरल मीन ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। परपिचुएशन कहते हैं, परपिचुएशन कहते हैं मेकिंग समथिंग कंटिन्यू, मतलब कि तसलसल बरकरार रखना, कि किस तरीके से और स्पीशीज़ जो है तसलसल अपना बरकरार रखती हैं, किस तरह से रखती हैं, अपने अंदर वैराइटीज़ लेकर आती हैं, चेंजेस लेकर आती हैं, किस तरह से लेकर आती हैं, क्योंकि नेचर उनको फोर्स करता है, नेचर उनको बताता है कि भाई अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। क्यों लेके आओ? क्योंकि नहीं लेके आओगे तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो इस पेपर को उन्होंने लीनियन सोसाइटी के ऑफ लंदन को इन 1858 को सबमिट कर दिया था, ठीक है। दिस जॉइंट प्रेजेंटेशन मार्क द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थी सबसे पहली आपके पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब हुआ क्या? अब वेलेस और डार्विन ने अपने दोनों की अपनी थ्योरी जो है ऑब्जर्व कर दी, भेज दी, और पता लग गया कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना। दोनों ने जो है आपके पास अपना अपना काम कर दिया। अब वेलेस का नाम क्यों ख़त्म हो गया? आज हम डार्विन का ही नाम क्यों पढ़ते हैं? देखो, डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे 20 सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं की थी उसने। क्योंकि वो कहता था मज़ीद ऑब्जर्वेशन प्लेट हो, मज़ीद मेरी थ्योरी को कोई रॉन्ग साबित या ना कर सके, ये लॉ बन जाए। फिर जब उन्होंने 1858 को अपनी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जब उन्होंने अपना बुक पब्लिश की फिर 1858 में, फिर उन्होंने अपना वर्क जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है दुनिया को दिया। फिर उन्होंने 12 साल के बाद डार्विन ने अपनी मज़ीद एक और बुक रिलीज़ की, द डिसेंडेंट ऑफ मैन इन
सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि मैन जो है वो किस तरीके से एप से हो सकता है इवॉल्व हुआ हो। अच्छा, एप और मंकी ना डिफरेंट है, एवोल्यूशनरी बुक में लिखता है। मंकी के पास टेल होती है और नैरो चेस्ट होती है उनकी, जबकि एप्स के पास टेल, वो टेल नहीं होती, टेललेस होते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई डार्विन कहता था क्योंकि वो एप से हम आए हैं तो फिर हमारी टेल नहीं है, वी आर टेललेस, हालांकि हमारे पास टेल बोन है, राइट, वी हैव अ टेल बोन, लेकिन खैर। तो फिर और उनकी ब्रॉड चेस्ट होती है जैसे कि हमारी है ब्रॉड चेस्ट। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है उन्होंने बुक में वो आर्टिकल पे आर्टिकल, डार्विन आर्टिकल पे आर्टिकल, बुक पे बुक पब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वेलेस जो हैं बस उन्होंने वही एक डार्विन के साथ एक ही चीज़ डिस्कवर की है, एक ही चीज़ पब्लिश की है को ऑथर्ड बुक के साथ। और उसके बाद वो ऐसा ऐसा वो कहते हैं ना, जो रिलीजियस लोग होंगे वो कहेंगे वेलेस को हदायत मिल गई और वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा चले गए, ठीक है। वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा चले गए, मतलब कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की तरफ ज़्यादा चले गए। और प्लस डार्विन क्योंकि 30 सालों से एक थ्योरी पे काम कर रहा है, वेलेस जो कि अब थोड़ा उन्होंने बेसिक काम किया अच्छा खासा, लेकिन क्योंकि वो एट द एंड वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड वेल, आखिर में वेलेस जो है वो स्पिरिचुअलिज्म या के बिलीवर के तौर पे फौत हुए थे। डार्विन ने बल्कि 30 सालों से काम करी जा रहे थे और डार्विन ने तो विगरसली और अपनी जो है थ्योरी पे थ्योरी वो लॉन्च करी जा रहे थे। इवन डार्विन की जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो 29 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट हो चुकी थी, हो चुकी है, ठीक है, उस उनकी डेथ के अराउंड। तो इसलिए हमने ये सारे एवोल्यूशन को, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को डार्विन से रिलेट करते हैं और वेलेस को इस बार नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि एंड जो है वो कहते हैं ना आखिर इख्ताम जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है हमारे पास, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो क्या है? सिंपल बस ये है कि नेचर सेलेक्ट करता है, किसको सिलेक्ट करता है? जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट हो उसको सिलेक्ट करता है। वही कहते हैं ना हम कि अल्लाह ताला भी सिलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट करेंगे? जो कि बेस्ट होंगे, किसके लिए? जन्नत के लिए। वही है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को इस तरह से लेकर आओ कि अल्लाह ताला तुम्हें खुद सिलेक्ट करें, ठीक है। और यही सीन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट करेगा जो कि फिटेस्ट होगा। फिटेस्ट कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, जिसकी सबसे ज़्यादा आपके पास औलाद होगी, वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा ना अर्थ पे। जाहिर सी बात है। मीनिंग से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम हटा दें ना बाकी सारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को, तब हमारा जो मकसद है ना वो लाइफ का ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम ये कहें कि भाई हम बाय चांस बने, कोई एक्सीडेंट की वजह से इंसान बना, तो और इंसान का दुनिया में काम ही बस यही है कि उसने सर्वाइव करना है और मर जाना है, उसने ख़त्म हो जाना, उसने क्या करना है? सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिप्रोड्यूस करना। वो अपने सर्वाइव कभी करेगा ना, अपनी जीन्स, सर्वाइव करने का मतलब क्या है? अपनी जीन्स आगे भेजना, रिप्रोड्यूस करना। अगर हम ये कॉन्सेप्ट लिया जाए तो आइजैक न्यूटन का तो एक भी बच्चा नहीं था, वो तो लाइक बे औलाद थे, उनके तो एक भी औलाद नहीं थी, उन्होंने तो मेरे ख्याल से शादी भी नहीं की थी, राइट। फिर आइजैक न्यूटन तो दुनिया के सबसे ज़्यादा नाकामयाब तरीन इंसान हुए। ऐसे ही है ना, क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से लेके जाओ कि सब कुछ एक्सीडेंट था, आपका कोई मकसद नहीं है, आप बस आए और बस मर जाओगे और बस ख़त्म है। योलो वाला कॉन्सेप्ट है, योलो आपका वर्ड ऑफ व्यू है, यू लिव ओनली वंस, ठीक है। बाद में आपकी क़यामत वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस हिसाब से तो आइजैक न्यूटन सबसे ज़्यादा नाकाम इंसान था। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई औलाद ही नहीं थी, वो तो बेचारा अपनी चीज़ ही आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, राइट। तो ऐसा बात तो नहीं है, इसलिए होना चाहिए। आखिरत का कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बातें की जा सकती है। अच्छा, तो डार्विन की यही नेचर सिलेक्शन वाली थ्योरी थी, ये कुछ पॉइंट्स पे थी कि किस तरीके से उन्होंने कहा। पहला, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। डार्विन ने ये प्रपोज किया था कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से निकली हैं। डार्विन ने इसको एक्सप्लेन किया था। डार्विन ने यह कहा था कि एवोल्यूशन जो है ना स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी नहीं है, कभी बाप दादा बेटा ऐसे नहीं है, बल्कि ट्री लाइक है। और ट्री लाइक हर जो ट्री का एंड है, ये जो एंड है, ये वाला पॉइंट एंसेस्टर है उन तमाम ऑर्गेनिजम्स का जो इससे ब्रांचिंग निकल रही है, इससे जो ब्रांचेस जो निकल रही हैं वो तमाम कहता है। दैट्स वाई आपकी बुक में जो किंगडम प्रोकैरियोट में
जो है ना, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर जीनस और वीनस वाला, ठीक है, वहाँ पे जो आप देखो ना कि वहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, वो ट्री लाइक डायग्राम है। क्यों? क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट डार्विन का, कि भाई स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि ट्री लाइक होती है। और ये जो ट्री का हर पॉइंट का, जो ट्री का जो एंड पॉइंट है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो से निकल रहे हैं उन सबका क्या है, इंसेस्टर है। अब क्या होती है, एक इंसेस्टर से डिसेंडेंट आया, डिसेंडेंट की मॉडिफिकेशन हुई, उसने उसने एनवायरनमेंट में ज़्यादा सर्वाइव किया अच्छे तरीके से, उसने कुछ और चीज़ें सीखी, फिर उसके बच्चे आए, उसने और चीज़ें सीखी, ऐसा ऐसा वेरिएशन आई, आपके पास नए ट्रेड्स आए, अडॉप्टेशन ज़्यादा, वो ऑर्गेनिज्म बेटर अडॉप्टेड हो गया और वो आपके पास सर्वाइव कर गया। ठीक है, दिस आइडिया वॉज दी फॉर्म दी बैक बोन, कि यही तो असल बैक बोन है कि हर जितना जानदार है वो एक इंसेस्टर से निकला है, या कॉमन इंसेस्टर से निकला है, सिर्फ एक, हम सब प्रोक्रियोट से आए, राइट। और ये उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ की मदद से, जो है जिसको आप पाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हो, पाइलोजेनेटिक ट्री वो वाला होता है डायग्राम, वो होती है, एक मिनट मुझे एक चीज़ देखने दो यहाँ पे। हाँ खैर, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो डार्विन ने क्या किया था, ट्री के हिसाब से बताया था कि ट्री के साथ एवोल्यूशन बल्कि स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ट्री लाइक है। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था एवोल्यूशन रिलेशनशिप ड्यूरिंग द ट्री ऑफ लाइफ, वही, अच्छा, ट्री ऑफ लाइफ को पाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हो। पाइलोजेनेटिक का मतलब ये है कि ऐसी डायग्राम जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि भाई ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, ये यहाँ से निकला है, ठीक है, इसको पाइलोजेनेटिक ट्री देते हैं। और एवोल्यूशन रेयरली, नहीं यहाँ पे वर्ड लगेगा रेयरली, रेयरली फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड इट इज अ ट्री। फिर आ जाती है नेचर सिलेक्शन। नेचर सिलेक्शन भी जाहिर सी बात है, ये मेन पॉइंट था कि भाई इस तरह से होता है। दूसरा आपके पास कि किस तरीके से एवोल्यूशन होती है, वो है नेचर सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। नेचर सिलेक्ट करता है, ये बाय प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म बेटर अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव। नेचर सेलेक्ट करता है उसको जो है फिटनेस होता है, और ऑर्गेनिज्म बेटर, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एक फैमिली है, उस फैमिली में एक वीक है एक स्ट्रांग है, जो वीक है वो ख़त्म हो जाएगा, जो स्ट्रांग है वहीं बाकी रहेगा, तो वो फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ज़्यादा बेटर अडॉप्टेड हो जाएगी इन्वायरमेंट में, और रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली देन दोज दैट आर लेस अडॉप्टेड। अच्छा, नेचर सिलेक्शन की 4 ऑब्जर्वेशन थी। डार्विन ने इस नेचर सिलेक्शन के बारे में कैसा सोचा। पहला है ओवर प्रोडक्शन, वहीं माल्थास के जो आर्टिकल से जो फेमस हो गए थे, वो जो उन्होंने बड़ा मोटिवेट जो हुए थे, ये हर पॉपुलेशन जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है ज़्यादा, क्योंकि वो चाहती है वो सर्वाइव करे, तो वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देती है कि इन्वायरमेंट उतना सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या कहता है, तो होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल बलूचिस्तान बुक में लिखी है कि एक ब्रीडिंग पेयर ऑफ एलिमेंट जो है ना, सिर्फ एक पेयर ऑफ एलिमेंट जो कि फर्टाइल है, ब्रीद कर सकता है, वो 6 ऑफस्प्रिंग देता है 90 साल में अगर, तो अपने लाइफ टाइम में, तो 770 साल में वही सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट आपके पास 19 मिलियन एलिफेंट को पैदा कर देगा, ठीक है, 19 बिलियन, ये इस अ वेरी ह्यूज नंबर। और बाय द वे ये पॉपुलेशन है ना जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और पॉपुलेशन इज़ द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन यूनिट है जो कि इवॉल्व होता है। तो पहला तो हो गया था ओवर प्रोडक्शन, कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, एक और इन्वायरमेंट इतने ऑर्गेनिज्म आपके पास सर्वाइव नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो वीक होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो कंपटीशन होता है ना, उसके बाद कंपटीशन जब हम डिस्कस करते हैं, ये देखो स्ट्रगल, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए तो फूड अब हो गया कम, अब होगी कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा होगा, क्या होगा, इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि ज़कात दो, ताकि चीज़ कहाँ पे फैलाए, जहाँ पे ज़्यादा है उनसे जाए कम में, ताकि लड़ाइयाँ ना हो, ताकि चीज़ इक्वली, ताकि पैसा और जो रिस्क है, ठीक है, वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्ट्रगल होगी भाई, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपने पैदा कर दिए, ज़्यादा रिप्रोडक्शन का शौक था, ज़्यादा गर्मी थी आपके अंदर, ठीक है, तो आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, अब जो है स्ट्रगल होगी एग्जिस्टेंस की। देखो इंसानों को तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जो आता है वो रिज़्क लेकर आता है, ठीक है, रिज़्क लेकर आता है, लेकिन वालिदैन का भी और आपका भी एक हक़ होता है कि आपने उसको बेस्ट तालीम देनी है, उसको बेस्ट रखना है, ठीक है, तो इसी की तो फैमिली प्लानिंग कहते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो स्ट्रगल होगी भाई। अब ये ना बलूचिस्तान बुक्स में भी, फेडरल में भी
चार इंटरेक्शन है जो आपने पढ़नी है। एक होता है इंट्रासेप्टिक, एक होता है इंटरसेप्टिक, और एक फिर तो है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। मिसाल एग्जांपल समझाता हूँ। दो आपके पास गधे हैं, दो गधों के दरमियान लड़ाई होगी फूड के लिए तो होगी इंट्रासेप्टिक, कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी। अगर एक गधा और एक कुत्ते के दरमियान में कंपटीशन होगी फूड के लिए तो वो होगी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, और कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर। प्रीडेटर और प्रिय वाला भी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। इंटरसेप्टिक हो जाएगा राइवल्स, दो गधे जो है एक दूसरे के दुश्मन है। इंटरसेप्टिक हो जाएगा प्रीडेटर और प्रे की एग्जांपल ले लो, एक शेर और एक हिरन, राइट, दो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल हो जाएगी जिसको एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल भी कहते हो आप, कंपटीशन भी कहते हो, कि इन्वायरमेंट के साथ कोई वोल्केनिक एरप्शन आ गई है, पोल्यूशन इन्वायरमेंट पे आ गई है, जंगलात आप काट रहे हो तो जंगलात से काट के जब आप शहरों में एक जानवर आ रहा है तो उसको किस तरीके से सर्वाइव वो करेगा। ये सारी की सारी जो स्ट्रगल है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। मिसाल के तौर पे एक दो सांप है, एक वाइट कलर का है एक ग्रीन कलर का है, रेन फॉरेस्ट में रहता है। अब ग्रीन कलर का सांप कैमोफ्लेज कर सकता है आराम से, पत्तों में घास में छुप सकता है, प्रीडेटर से छुप सकता है, प्रीडेटर उसको देखने का नहीं और वो जिंदा रह जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो उसका कलर, वो उसका ग्रीन कलर क्या है, उसका फिटेस्ट ट्रेट है और वही सर्वाइव करेगा। जबकि बेशक दोनों एक ही बाप के बेटे हो। और वाइट वाला स्नेक जो है वो तो दूर से ही नज़र आ जाएगा प्रेडेटर को, प्रेडेटर उसको खा देगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, एक वाइट है एक ग्रीन है, वाइट वाला ख़त्म हो गया, फैमिली में ग्रीन वाला ट्रेट ही रहा। क्यों वाइट वाला ख़त्म किस तरह से हो गया? क्योंकि वाइट वाले कलर की जीन किसके पास थी? उस स्नेक के पास थी। अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो वो जीन ही ख़त्म हो जाएगी, जीन ख़त्म हो जाएगी तो वाइट कलर ही आइंदा प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा है कंपटीशन हो गया, अब कौन सर्वाइव करेगा? फिटेस्ट सर्वाइव करेगा। डार्विन ने टर्म दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। ह्यूबर्ट स्पेंसर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिटेस्ट की ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की टर्म कॉइन की थी। तो नेचर सिलेक्शन किस तरह से वर्क करता है? ये नेचर सिलेक्शन इसी तरीके से वर्क करता है, फिटेस्ट को सर्वाइव कर जाएगा, फिटेस्ट जो होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, सबसे बेस्ट अडॉप्टेड जो होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। और आपके पास जो फेवरेबल कंडीशन वाली जो जीन्स होंगी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, ग्रीन कलर वाला जो स्नेक है वो फेवरेबल कंडीशन है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में, ख़ानदान में, स्नेक के ख़ानदान में वो वाले स्नेक जो कि ग्रीन कलर के हैं वो बढ़ जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी, उनकी अली की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अली क्या है? ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक अली होता है मतलब कि जीन है ना, स्किन कलर, स्नेक के स्केल का कलर, स्नेक के स्केल का कलर, एक स्नेक के स्केल का कलर है वाइट, एक स्नेक का कलर है ग्रीन। अब जीन है स्नेक के स्केल का, स्नेक का कलर समझ लो, स्नेक का कलर, उसके दो फॉर्म है, एक फॉर्म है वाइट एक है ग्रीन, ये तो दो फॉर्म है, ये है अली। और जो जीन है वो तो जीन तो है ही है, राइट, जीन का तो आपको पता ही है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस होती है जीन की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था। और नेचर सिलेक्शन डिक्रीज कर देगी किसकी? जो कि अनफेवरेबल, मतलब कि वाइट कलर वाली जो जीन अली है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कम हो जाएगी, वो बच्चे कम पैदा होंगे। और फिर आएगा लास्ट पार्ट, वेरिएशन आएगी। अब फिटेस्ट सर्वाइव कर गया, अब वो फिटेस्ट क्या करेगा? सीखेगा। अब फिटेस्ट से ही आगे जो बच्चे पैदा होंगे उसी ग्रीन स्नेक के वो शादी करेगा, उसकी मेहंदी होगी, मेहंदी यार बरहंदी बारात, फिर उसका वलीमा। ऐसे इस्लाम में सिर्फ वलीमा है तो वलीमा ही करना चाहिए पैदा हुए। खैर, मेहंदी बारात वलीमा होगा उसका, ठीक है, ढोलकी भी होगी, फिर अब तो पता नहीं क्या मायूं भी होगा उस स्नेक का, मायूं भी होगा उसका। अब उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और उसके आगे बच्चे होंगे। अब वो बच्चे जो होंगे उनमें वेरिएशन आएगी, क्यों? क्योंकि अब वो बच्चों में वो स्ट्रॉन्ग अडॉप्टेड है, क्योंकि वाइट अली अब आएगी नहीं, वो ज़्यादा बेटर अडॉप्टेड है, उनके अंदर वेरिएशन आ गई है, उनके जेनेटिक पूल में, जेनेटिक पूल क्या होता है? मतलब कि उस बच्चों का जो पूरा का पूरा जीन का उनके बॉडी में जो उस पॉपुलेशन में जो उस बाप के बच्चों के बच्चे पॉपुलेशन में आएंगे ना, ठीक है, उस पूरे ख़ानदान की जो अली हैं उसमें ग्रीन कलर वाइट कलर का अली है ही नहीं। अली क्या है? वही स्किन कलर जो है, स्किन कलर का वेरिएंट, एक ग्रीन था ना। अब उस पॉपुलेशन पूल क्या होता है? अगर समझ नहीं आ रही पॉपुलेशन पूल क्या होता है, इनहेरिटेंस वाले समझा दूंगा, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में समझा दूंगा, अभी रुक जाओ। तो उस बच्चों के अंदर वाइट कलर वाली जीन है ही नहीं, समझ लो, वाइट वाली जीन गलत बोल रहा हूँ, एली
खुद बोलना चाहिए नहीं है, लेकिन समझाने के लिए वाइट कलर वाली वो स्किन कलर है ही नहीं, तो वो बेटर अडॉप्टेड है। तो इंडिविजुअल शो वेरिएशन, अब वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है, और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे, बाप से मुख्तलिफ हो जाएंगे। बाप के अंदर हो सकता है, बाप के जीनोटाइप में, जीनोटाइप मतलब कि उसके जीन्स में सारे के सारे, उसकी जेनेटिक मटेरियल में बाप के हो सकता है वाइट कलर वाली अली हो, लेकिन बेटे में नहीं है, चेंज आ गया, ठीक है, वो तब्दील हो गए और इस तरह से चेंज हो गए, मुख्तलिफ हो गए। और हर कोई इंसान की बात की जाए तो हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है यार, अल्लाह ताला ने हर किसी को यूनिक बनाया। इवन आपका जो फिंगरप्रिंट है ना, आज तक कोई इंसान नहीं था जिसका ये फिंगरप्रिंट था, आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं आएगा जिसका ये फिंगरप्रिंट होगा। फिंगरप्रिंट चेंज क्यों होता है, इसकी तो एक अलग से साइंस है। जो फीटस में आपकी बॉडी होती है तो उस तब जो है फिंगरप्रिंट डेवलप हो रहे होते हैं। इवन आपकी मम्मा अगर ज़्यादा चलती हैं तो आपका फिंगरप्रिंट एक स्टेप भी ज़्यादा चलते हैं आपके फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा, चलने से फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं। खैर 3 तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लेकिन ये बात इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मतलब कि एक जाइगोट से निकले, एक सेल 2 तरह के होते हैं ना, एक अगर एक ही ट्विंस फॉर्मेशन जो है, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब कि जाइगोट हुआ है वो आगे जाके 2 सेल में क्लीव हो जाए, ये जो 2 सेल में क्लीव हुआ है ये दोनों 2 ऑर्गेनिज्म बना दें, ठीक है। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो एक ही सेल के क्लीवेज से बने, उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। तो जो वेरिएशन आई है ये 2 तरह की आ सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है और यूजफुल भी हो सकती है। हार्मफुल वेरिएशन वो जो कि आपके पास हिंडर कर दें और हैंडीकैप कर दें, मतलब कि उसके हाथ बांध दें ऑर्गेनिज्म के और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर सके, उसकी एक्सटर्मिनेशन हो जाए, वो मर जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे कि रैबिट्स विद शॉर्ट लेग्स, रैबिट की लंबी टांग होनी चाहिए ना, तभी वो भागेगा, तभी वो आखिरकार एट द एंड टर्टल से जीतेगा। लंबी टांगें होंगी तभी वो टर्टल से जीतेगा ना, स्टोरी तब्दील होगी। और यूजफुल वेरिएशन जो कि एडवांटेजेस हों पोजेसर के लिए, जो उसको पोजेस कर रहा है, जो उसके पास वो वेरिएशन है, और वो जैसे कि रैबिट विद लॉन्ग लेग्स। अब वहीं वाली बात डार्विन की कि हम सब जो है तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं एक ही एंसेस्टर से निकलें, तो वो वाली बात भी प्रूव होती है, लाइक कि वी शेयर 50% ऑफ आवर डीएनए विद बनाना एंड अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ आवर जीन विद यीस्ट। इसका मतलब जाहिर सी बात है हम और बनाना के दरम्यान में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है, हमारे और यीस्ट के दरम्यान में बहुत कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है, राइट। तो ये आपने बात हो गई। अब ये तो था सारा का सारा डार्विनिज्म कि डार्विन ने जो थ्योरी दी थी। अब ये तो पुरानी बातें होगी ना। अब आजकल की बात की जाए तो आजकल तो बहुत सारी मज़ीद थ्योरीज आ गई हैं, बहुत सारी आपके पास अब तो मेंडलिज्म भी आ गई है, आपके पास जीन थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं, हमें जीनोटाइप का पता है, हमने जेनेटिक मैपिंग हम बहुत सारी कर चुके हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में ऐड हो चुकी हैं, एवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो अब डार्विन, अगर एवोल्यूशन को समझना है, डार्विनिज्म को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मज़ीद समझना है तो हमें बाकी इस डार्विनिज्म को बाकी साइंसेस से जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। और इस तरह से जब हम जोड़ते हैं, जब हम उसको जोड़ते हैं बाकी साइंसेस को भी, जेनेटिक्स को जोड़ दिया, बायोकेमिस्ट्री को जोड़ दिया, इकोलॉजी को जोड़ दिया, पैलेंटोलॉजी को जोड़ दिया, बायोकेमिस्ट्री को जोड़ दिया, इन सब को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास एक ब्रांच निकल आती है, इसको नियो डार्विनिज्म कहते हैं। इसको मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस भी कहते हैं और मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस क्यों कहते हैं ये हम बुक रीडिंग में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बाकी सारी बातें होंगी। साइंटिस्ट जिन्होंने नियो डार्विनिज्म की फॉर्मेशन में काम किया था, अगेन नाम इन साइंटिस्ट का गलत दूंगा तो मुझे रात को आकर तंग करेंगे जो मेरे ख्वाबों में, ठीक है। तो इसलिए आप ये नाम देख लेना, केपी की बुक की लाइन है। नियो डार्विनिज्म रिकंसाइल्स करती है, मतलब कि जोड़ती है डार्विनिज्म को और मेंडलिज्म को। मेंडलिज्म क्या कहती है कि किस तरीके से वेरिएशन आती है, किवें आती है, जो मियोसिस होती है किवें होती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। और डार्विन कहता है कि भाई एवोल्यूशन होती है, तो दोनों को जोड़ दिया, न्यू डार्विनिज्म बन गई। इट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, वैसे यहीं पे आ गया, बिकॉज इट यूनाइट्स डिफरेंट आइडियाज इनटू अ सिंगल कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके केपी की बुक कहती है कि 5 कॉजेज हैं एवोल्यूशन के, तो 5 कॉजेज एमसीक्यू आ जाए, हाउ मेनी कॉजेज ऑफ एवोल्यूशन आर देयर, 5। जीन म्यूटेशन हो जाएगी, जीन के अंदर म्यूटेशन आएगी तब वेरिएशन आ सकती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब कि को एक ऑर्गेनिज्म
एक एरिया में रह रहा है, एक ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रह रहा है, दोनों एक ही स्पीशीज़ के हैं, लेकिन दरमियान में पहाड़ आ गया, दरमियान में कोई नदी आ गई, दरमियान में कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफ की वजह से दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। मेले में दोनों एक दिन गए थे, मेले में दोनों गुम हो गए थे, तो दोनों एक दूसरे मुल्क में चला गया, एक दूसरे मुल्क में चला गया। या फिर तो एक पाकिस्तान में रह रहा है, एक यूके में रह रहा है, यूके ने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए, राइट, दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। अब ये वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहता हुआ रिप्रोड्यूस करेगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हुए रिप्रोड्यूस करेगा, सर्वाइव करेगा। यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से अडॉप्ट होगा, ये वाला अपने हिसाब से अडॉप्ट होगा, दोनों में वेरिएशन आएंगी और दोनों इवॉल्व करेंगे। इसकी वजह से भी एवोल्यूशन आ सकती है। फिर आपके पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के करीब थे। फॉर एग्जाम्पल लैला और मजनू के दरमियान में आपके पास वो है ना, माही वसे मेडा रोही पार, रिवर जो रोही है उसके पास मैं रहता हूँ, मेरा माही रिवर के दूसरे पार रहता है। या फिर तो दूसरा है कि पार चना दे दिससे कुल्ली यार घड़िया घड़िया, मतलब कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरा जो महबूब है वो रिवर चनाब के दूसरी साइड पे रहता है। तो इन दरियाओं पे भी बड़े गाने बने हुए हैं पुराने पुराने। तो लाइक एक दरमियान में रिवर आ गई है, अब यहाँ वाला माही जो है वो यहाँ पे किसी से शादी करेगा, वो वाला माही जो है कहीं और शादी करेगा। अगर दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है, अगर सच्चा प्यार नहीं है तो शादी करेंगे ना, वरना तो ज़िंदगी कुंवारी ही गुजारेंगे। खैर, तो अगर दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो दोनों एक ही स्पीशीज़ के थे, दोनों ने वही जीन्स रहनी थी, जो उनके पास हैं वही जीन्स रहनी थी। अब दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ शादियाँ करेंगे, ख़ानदान से निकल कर शादी करेंगे, तो नई जीन्स आएंगी, ठीक है, नई जीन्स, इसमें भी एवोल्यूशन होगी। और फिर नेचर सिलेक्शन भी एक कॉज है, नेचर सेलेक्ट कर ले। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कि एवोल्यूशन होती है बाय चांस। देखो अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर एवोल्यूशन तो बाय चांस ही होती है, एवोल्यूशन तो बाय चांस ही होती है, राइट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बाय चांस, इसका क्या मतलब है? देखो एवोल्यूशन की वजह से हमेशा आपके पास एडवांटेजियस वेरिएशन आएगी, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट वो है जिसकी वजह से चेंज है, वो चेंज या पे हार्मफुल भी हो सकता है और एडवांटेजियस भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं बाई चांस। बाकी इसको बुक रीड कर देंगे तो हम मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये था आपके पास एवोल्यूशन का चैप्टर। नाउ लेट्स डू बुक रीडिंग।